गुड इवनिंग बच्चों। मुझे सुन पा रहे गुड हो? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था उसमें किसी को कोई दिक्कत? सर उसमें से नहीं है सर, टेस्ट में दो डाउट्स थे सर। टेस्ट के डाउट बोल। सर एक क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सर चार ऑप्शन है। डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, इज मोर इन एसआई सिस्टम देन इन सीजीएस सिस्टम, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो सर इसमें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन द्वारा क्वेश्चन द्वारा बोल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। ठीक है। अब बता और क्या दिक्कत? सर इसमें आंसर दे रखा है डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। सर मगर होना तो चाहिए कि डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या चीज क्वेश्चन में फिर पूछ, क्वेश्चन पढ़ दोबारा से ध्यान से। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, वो मेथड पे डिपेंड करेगा। सर अगर सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे तो कुछ और आएगा, एमकेएस में कुछ और आएगा, वन ईयर कैलिपर से कुछ और आएगा, स्केल से कुछ अच्छा, और। अगर मैं कहूं कि मेरे इस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, या मैं कह दूं 100 मिलीमीटर है, तो चेंज हो गई। सर 10 और 100 तो मैग्नीट्यूड अलग है। अरे मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ होता है। मैं कहता हूं कि एक बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसकी वेलोसिटी डिफाइन की मैंने, राइट डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? सर 10। सिर्फ 10। 10 से कुछ नहीं, यूनिट के बिना मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं। अच्छा बिना सर। यूनिट के कैसे कह देगा तू ये? अच्छा फिर तो आप ये भी कहोगे कि मैं कहूं कि इस पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर, और किसी बच्चे का जो मास है केजी में 10 केजी, तो आप कहोगे उसका मास का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम कर दिया आपने। आप मास और लेंथ को क्या कंपेयर कर सकते हो? नो सर। मैग्नीट्यूड बताओगे तो यूनिट के साथ बताओगे ना बेटा। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन है कि रैंडम एरर, सर वो वाला क्वेश्चन था कि एक की रैंडम एरर दे रखी थी एक्स और पूछी थी कि 100 ऑब्जर्वेशंस की रैंडम एरर दे रखी थी एक्स और पूछी थी 400 ऑब्जर्वेशंस की क्या होगी। हम्म तो इसको कैसे करेंगे? ये रैंडम एरर दे रखी है। यस सर। रैंडम एरर कैसे डिफाइन किया आपने अब तक? सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। 100 में एक्स है तो 400 रीडिंग में सर 4। 100 ऑब्जर्वेशंस की एक्स, सर 400 ऑब्जर्वेशंस की पूछी है। मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि रैंडम एरर तो ऐसा नहीं होता, ये तो अलग चीज होती है। कुछ क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन एरर मॉड्यूल में भी दिया है बेटा। यही क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया है। मॉड्यूल में भी दे रखा है, मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि रैंडम एरर का इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। एब्सोल्यूट एरर पूछता तो समझ में आती, रैंडम एरर क्यों पूछ रहा है? सर मॉड्यूल में एक और क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ तो सर ये होता क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? जैसे आप कह रहे हो, फोर्सेस की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं दो मासेस ले लूं 1 kg के और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दूं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, Gm1m2/r²। ये कभी 9th में पढ़ा था। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बाकी डाटा मैंने सारा 1 रख दिया, तो जो फोर्स आया वो 6.67 इंटू 10⁻11 का आया न्यूटन में। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर 10⁻11 का है, यानी कि ये 10⁻11 ऑर्डर का है। इस तरह से हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो। लास्ट क्लास में 2 क्लास हमने ट्रिगो को दी थी, उन ट्रिगो के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो?
नोएडा से बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बता। कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर, नो सर। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वेक्टर्स एक्चुअल में फिजिक्स की बैकबोन है, कह सकते हो, क्योंकि हर जगह वेक्टर्स यूज हो रहे होंगे। तो वेक्टर्स क्या हैं, उनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इस बार जेईई मेन में क्वेश्चन आ गया वेक्टर का ही, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया। मतलब वेक्टर पढ़ने के बाद आप भी वो जेईई मेन का क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली। बहुत सिंपल पेपर आया था इस बार। तो वेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। वेक्टर्स टॉपिक में सबसे पहला सब टॉपिक की हम बात करते हैं स्केलर। लेकिन आपने कभी पढ़ा होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। किसी को डिफरेंस पता है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में? डायरेक्शन नहीं होती आगरा से कोई बताए पहले। सर, स्केलर क्वांटिटी पे डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर डायरेक्शन होती है। अच्छा, अभी तक की जो आपने पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन सही है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा ही कहा है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम मॉडिफाई करेंगे। अभी तक स्केलर की अगर मैं बात करूं तो हम सिंपली कहते हैं ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट इज नॉट रिलेटेड टू एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। यही आपने पढ़ा, ठीक? यस सर। जिसके कुछ एग्जांपल्स भी आपके पास है, मास, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन तो मैं बता ही दूंगा अभी। दूसरा, आप जो पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ी है, वो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन ये डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए कंप्लीट नहीं है। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट करनी है या कर लोगे? नोट्स मिल जाएंगे आपको। 1 मिनट नोट कर ले। कर लो, फटाफट कर लो। इसकी सेकंड स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स एंड हेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लेता हूं तो। स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड लाइक द नंबर्स इन अलजेब्रा। बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अलजेब्रा में हम कर रहे हैं। क्या स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन नोट कर ली? आज हम इस वेक्टर्स में बहुत बेसिक चीजें बात करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल चीजें। धीरे धीरे टफ की तरफ मूव करेंगे। डन? यस सर। जल्दी हाथ चलाओ। यस सर। वेक्टर्स की डेफिनेशन जो पढ़ी है वो उसको कंप्लीट अब मैं कर रहा हूं। यहां पे देखो, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यहां तक तो आपने पढ़ा, एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। सिंपली ये कह देना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर ही होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं कर रहा तो मैं उसे वेक्टर नहीं कहूंगा, तो मैं उसे स्केलर ही कहूंगा। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन वो स्केलर, वो वेक्टर क्यों नहीं है, ये तब समझ में आएगा जब आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ जाएगा। जब आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ में आएगा तभी समझ में आएगा कि करंट जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। भाई मैं कहूं कि ये वायर है और ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो मैं कहूंगा कि इस करंट का मैग्नीट्यूड तो है 2 एम्पियर का और ये राइट डायरेक्शन में जा रही है। मींस करंट की अपनी एक डायरेक्शन भी है। यानी कि करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको वेक्टर नहीं कहता।
करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कई बुक्स में इसको टेंसर लिखा होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमें टेंसर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है या तो ये वेक्टर है या ये स्केलर है, बस इसके बाहर हमें नहीं जाना। टेंसर एक अलग चीज है बेटा। सर करंट को टेंसर बोलते हैं कि टेंसर अलग चीज है? नहीं, करंट को ही टेंसर लिखा होता है कई बुक्स में, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर भी टेंसर होता है और स्केलर भी टेंसर होता है। 0 डिग्री के टेंसर को हम स्केलर कहते हैं, 1 डिग्री के टेंसर को हम वेक्टर बोलते हैं। तो अभी उस टेंसर वर्ड पे जाने की जरूरत नहीं, अब सिंपली आप 2 चीज ध्यान रखोगे अभी बस, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करे, तभी मैं वेक्टर कहूंगा। अदरवाइज हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उनको मैं स्केलर ही कहूंगा। क्या ये बात क्लियर? सर वेट कैसी वेक्टर क्वांटिटी होगी? है बेटा कौन सी? वेट वेट मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बता। सर वेट 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 वेट, यस सर जैसे मेरा वेट मैं कहता हूं 60 kg का है, जबकि स्टेटमेंट गलत है। वेट तो एक फोर्स होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि वो एक फोर्स है। एक पर्टिकुलर फोर्स को हमने नाम दिया है वेट। ये हम लॉज ऑफ मोशन में कंप्लीट पढ़ेंगे। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट एक फोर्स है और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर, हाँ बेटा, एलिवेटर का एग्जांपल ले सकते हैं वेट को वेक्टर प्रूफ करने के लिए? हम करेंगे, इसी टेंशन मत ले अभी। हाँ, अगर अभी करना है बिल्कुल। कैसे लेगा उसमें एलिवेटर का एग्जांपल? सर जैसे एलिवेटर में ऊपर जा रहे होते तो वेट ज्यादा लगता है, नीचे जा रहे होते तो वेट कम लगता है। क्यों लगता है? सर क्योंकि जब ऊपर जा रहे होते हैं सर, ग्रेविटी भी फोर्स कर रही होती है, हमारा वेट नीचे जा रहा होता है, पर हम ऊपर जा रहे होते हैं सर तो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती है। पर जब नीचे जा रहे होते हैं तो हम भी नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट भी नीचे जा रही है, तो एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स है। आप ये कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो आप वेट की बात कर रहे हो कि वेट बढ़ जाता है कम हो जाता है, वेट बढ़ता कम होता नहीं है। एक्चुअल में जिस चीज की आप बात कर रहे हो उसे हम कहते हैं एपरेंट वेट। दैट इज एपरेंट वेट, वेट नहीं। ये हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे बेटा। मेरा वेट, मैं खड़ा हूं, मेरा कुछ वेट है, वो लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक। लेकिन अगर मैं लिफ्ट में हूं, किसी एलिवेटर में हूं और एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है, तो मेरा वेट नहीं बढ़ गया। हाँ, अगर एलिवेटर के अंदर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होता तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ जाती, वो बताता कि मेरा एपरेंट वेट बढ़ गया है, जो फील किया जा रहा है वो बढ़ गया, लेकिन मेरा वेट चेंज नहीं होगा। जब तक मैं अर्थ की सरफेस के आसपास ही हूं, मेरा वेट चेंज नहीं होगा। मैं एक ऐसी स्पेस में चला जाऊं जहां पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट है, तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा। तो वो जो आप एलिवेटर का एग्जांपल ले रहे हो उसमें वेट चेंज नहीं होता, दैट इज एपरेंट वेट। वो पूरा टॉपिक एक पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। ओके सर, यस सर। अभी जब देखो बेटा, सिंपल डेफिनेशन नोट कर लो वेक्टर की। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स, जिसके बेसिक एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, और पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे फिजिक्स में, बहुत सारी चीजें आएंगी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये सब में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और वेक्टर अलजेब्रा को भी ये सेटिस्फाई करते हैं, ओबे करते हैं। करंट एक ऐसी क्वांटिटी में एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे क्यों नहीं करती, जब मैं वेक्टर एडिशन सिखा दूंगा फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों नहीं कर रही। पहले तो हम वेक्टर अलजेब्रा का कुछ पार्ट समझ लें। ये सब क्लियर? चलो अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को दिखाते हैं एक एरो से, इस तरह से वेक्टर को दिखाते हैं। ये एरो की जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। अगर कोई वेक्टर राइट साइड में बनाना है, राइट साइड में दिखाना है, तो इधर दिखा दिया। मैं कहता हूं कि कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी दिखानी है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा देता। इस एरो में जो ये टिप है इसे हम कहते हैं हेड, हेड ऑफ द वेक्टर, वो हो गया टेल ऑफ द वेक्टर। और इस
एरो की जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। हेड, टेल, मैग्नीट्यूड, ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। और किसी वेक्टर का सिंबल ये मैंने बनाया है, किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो बना हुआ है इसका मतलब हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी वेक्टर, सी वेक्टर, पी वेक्टर, अगर मैंने ऊपर एरो बना दिया मींस वो एक वेक्टर है। अगर मैं सिंपल ए लिखता या सिंपल बी लिखता, ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ बेटा। सर जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो जब हम उसको जैसे ए वेक्टर लिख रहे हैं उसकी डायरेक्शन मतलब उसके साइन की डायरेक्शन भी चेंज होगी कि वो हमेशा उसी डायरेक्शन में रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिंबल है बेटा। मान लो जैसे मैंने ये राइट में दिखाया तो आपने कहा भी ऐसे राइट में एरो दिखा दिया। अगर मुझे कोई वेक्टर ऐसे दिखाना है, मान लो मैं इसको नाम देना चाहता हूं पी वेक्टर, तो मैं जब लिखूंगा पी तो वेक्टर में ऐसे ही दिखाऊंगा, इस एरो की डायरेक्शन ऐसे मत कर देना। यस सर। ये सिंबल है, उसका नाम है पी वेक्टर। यस ठीक। यस सर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए के आगे दो वर्टिकल लाइन, मैथ्स में आपने इसको मॉडुलस पढ़ा होगा। यस सर, आज ही पढ़ा। वेक्टर्स के, हाँ, जब हम एक स्केलर क्वांटिटी के साथ में अगर मैं ऐसा लगा दूंगा तो मैं इसे बोलूंगा मॉडुलस ऑफ ए। लेकिन अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में ऐसा लगाऊंगा तो मैं इसे बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस रिप्रेजेंट, दिस इज अ सिंबल। ये हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है मींस मैं इसे पढ़ूंगा वेक्टर ए या ए वेक्टर, और इसे मैं पढ़ूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इन सिंबल्स का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। अब थोड़ी सी पुरानी थ्योरी की बात करते हैं पहले, कि ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना कैसे स्टार्ट किया था और फाइनली हम किस चीज पे पहुंचे, इस पे बाद में आते हैं। ये मैंने एक टेम्पररी शीट स्टार्ट की है बेटा कुछ समझाने के लिए। देखो पहले जब स्टार्ट हुआ था तो हमने मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करना है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसा वेक्टर? जो राइट डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 सेंटीमीटर का हो, जिसका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर का हो। या तो मैं ये इंफॉर्मेशन लिखकर दूसरे को पास कर दूं, मुझे अपनी कुछ बात दूसरे को कन्वे करनी है, तो मैंने कहा कि मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है जो राइट डायरेक्शन में है और 10 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। ये पूरी इंफॉर्मेशन। या स्टार्ट क्या किया, राइट डायरेक्शन में एक एरो बनाया और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की रख दी, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की रख दी। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मैंने किसी दूसरे पर्सन को दी, उसने इसकी लेंथ मेजर की, अरे 10 सेंटीमीटर आ रही है, और एरो देखा राइट में है, तो समझ गया कि 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है राइट डायरेक्शन में। लेकिन ये ज्यादा दिन चला ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आई भाई, ये तो मैंने लेंथ वाइज कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, बना दिया। लेकिन मान लो मुझे कोई फोर्स वेक्टर शो करना होता, फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स वेक्टर नाम दे देता हूं मैं उसको F1 वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 न्यूटन का है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब अपवर्ड डायरेक्शन से मुझे यह समझ में आया कि मैं एरो तो ऊपर बनाऊंगा, लेकिन लेंथ कितनी बनाऊं? 10 न्यूटन। अरे 10 न्यूटन की कौन सी लेंथ होती है? 10 न्यूटन तो कोई लेंथ नहीं है। लेंथ तो सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, मीटर में होगी। 10 न्यूटन की कैसे लेंथ? फिर हमने एक स्केल डिफाइन करना शुरू किया। हमने कहा भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू 1 न्यूटन। ये स्केल जैसे मैप बनता है, मैप में भी एक स्केल डिफाइन करते हैं। यस सर। इस मैप का 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है, तो मैंने यूनिट भी चेंज कर दी। मैंने कहा जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू 1 न्यूटन।
और मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर बना दिया जिसकी लेंथ रख दी 10 सेंटीमीटर की, और ये इंफॉर्मेशन मैंने किसी दूसरे पर्सन को पास की। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं इस स्केल को पढ़कर और इसकी लेंथ मेजर करके, आप बता सकते हो कि अगर ये F1 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का होगा और डायरेक्शन अपवर्ड होगी। यस सर। यस सर। यानी कि इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका यूज हुआ। ठीक, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद इसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। अब इसमें क्या प्रॉब्लम भाई, मान लो मुझे एट ए टाइम 3 फोर्सेस के बारे में या 2 फोर्सेस के बारे में किसी पर्सन को इंफॉर्म करना है। कैसे फोर्सेस? एक फोर्स है F1 वेक्टर, एक फोर्स है F2 वेक्टर। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5.678 न्यूटन का। ये राइट डायरेक्शन में और ये सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों चीजें मुझे बतानी है तो मैं पूरा लिख के दूं। अगर हमको डायग्राम बनाना है तो मैंने क्या किया भाई, इसके लिए स्केल यूज किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन। ये राइट डायरेक्शन में है तो राइट डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाया, नाम उसका है F1 वेक्टर और 10 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी। इस स्केल के साथ इसको रीड करना मेरे लिए अब मुश्किल नहीं है। यानी कि F1 वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो राइट डायरेक्शन में है। मैंने स्केल से लेंथ मेजर की 10 सेंटीमीटर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये 10 न्यूटन का वेक्टर है। लेकिन 1 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर। अब मैं स्केल चेंज कर देता हूं, मैंने गलती से 10 लिख दिया, ये लो जी। अब ठीक 10 सेंटीमीटर बनाया तो 10 न्यूटन कह दिया मैंने। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आने लगी, दूसरे वेक्टर को कैसे दिखाऊं? अरे वो अपवर्ड है, चलो भी अपवर्ड तो बना दिया, लेकिन 5.678 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कैसे बनाऊं? मैं तो इतना एक्यूरेट कैसे बना दूं मैं अगर इसे F2 वेक्टर लिखता हूं तो इसकी लेंथ तो मुझे क्या रखनी चाहिए? 5.678 सेंटीमीटर। इतना एक्यूरेट क्या मैं ड्रॉ कर पाऊंगा? राउंड ऑफ कर देंगे ना। और मैंने मान लो मैंने अपनी तरफ से कर भी दिया, जिसको भेजा क्या उतना एक्यूरेटली वो मेजर भी कर पाएगा? एरर आनी शुरू हो जाएगी। मींस जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूं वो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दूसरे पर्सन के पास पहुंच नहीं रही, गड़बड़ कर रही है। राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मुझे तो एक्यूरेट देना था भाई। अब एक्यूरेट तो वो तो 5.6 कह देगा, और मैं कह रहा हूं 5.678, या वो 5.7 बोल देगा उसको जब स्केल से मेजर करेगा तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने एक नई नोटेशन यूज की। नई नोटेशन है बेटा, सर इसमें हम दोनों के लिए अलग अलग स्केल्स नहीं यूज कर सकते? हाँ तो फिर ऐसे से करते रहो फिर तो, कि इसके लिए एक स्केल, दूसरे के लिए स्केल। मतलब यहाँ तो 2 ही थे, मान लो 10 वेक्टर देने होते तो 10 स्केल बनाते रहते तुम। फिर तो हमारा वही इंफॉर्मेशन दे देते, वो बेटर थी। ये क्यों दे रहे हैं? यस सर। अब फिर हमने एक नई फॉर्म यूज की जो हमारे लिए सबसे आसान रही। वो क्या फॉर्म हुई भाई? हमने कहा स्केल को छोड़ो, मारो गोली। हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है। मैंने एक वेक्टर राइट में दिखाया, नाम उसका F1 वेक्टर। एक वेक्टर ऊपर दिखाया, नाम उसका F2 वेक्टर। इसके साथ ही इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, भाई ये 10 न्यूटन का है, ये 5.678 न्यूटन का है। मुझे किसी स्केल की जरूरत नहीं, साथ में मैग्नीट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब तो प्रॉब्लम ही नहीं। ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको देता हूं, देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। एक राइट में है 10 न्यूटन का, एक अपवर्ड है 5.678 न्यूटन का। क्या ये बात क्लियर? तो सर अब इसकी लेंथ कैसे दिखाएगी इसका? हाँ, हम इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्स दिखाते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि इनकी लेंथ इनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में रहे। एग्जैक्ट बनाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसे बड़ा दिखाएं, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसे छोटा दिखाएं, और लगभग प्रोपोर्शनल रखें। जैसे ये 10 सेंटीमीटर के आसपास बनाई तो ये 5.6 5.7 सेंटीमीटर के आसपास बना दूंगा, तो मैं उसको आइडिया मिल जाएगा कि मैं किन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड मैंने लिख रखे हैं।
पर अगर यही चीज हमें कोई ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी हो तो हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल रखनी पड़ेगी, उसकी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। ओके सर। ये फाइनल नोटेशन हमने यूज करनी स्टार्ट की और पूरी मैकेनिक्स में हम यही नोटेशन यूज करेंगे। काफी आसान रहती है, यानी कि हम वेक्टर की डायरेक्शन दिखा देंगे एरो से और साथ में लिख देंगे उसका मैग्नीट्यूड। हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। एरो से बता दी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें आ गई उसकी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। ये Yes, सब sir. हटा दूं? यस सर। Yes, sir. चलो जी, अब ये तो गया, ये हमारा नोटेशन का पार्ट है। अब थोड़ा सा आइडिया लें हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। यानी कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया, ए वेक्टर। हेडिंग डाले ना बेटा, ये छोटी चीजें जमा करके इकट्ठी करके फिर हम एक नई चीज सीखेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं। हमने एक वेक्टर डिफाइन किया ऐसे ही किसी डायरेक्शन में, ए वेक्टर। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड मींस इसकी लेंथ जो है वो एल की है। इस वेक्टर की लेंथ मैंने एल मान ली। किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी कि मैं डिफाइन कर रहा हूं 2a वेक्टर। यहां पर एक नोटेशन का पार्ट और ध्यान रखना है। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। मैथ्स में आपने ये काम किया होगा। अगर आपको x इंटू वाई करना है तो आप x इंटू वाई ऐसा भी लिखते हो और x इंटू वाई ऐसा भी लिख देते हो और सिंपली xy भी लिख देते हो। यस सर। तीनों ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे 2 इंटू 3 करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं 2 नीचे बीच में डॉट और 3 लिख के तब भी मैं समझ जाऊंगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे लिख देते हो आप। यस सर। ठीक, लेकिन वेक्टर और स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं आपने गलती से भी लिख दिया अगर 2 डॉट ए या 2 इंटू क्रॉस का साइन इंटू ए, ये दोनों चीजें मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि वेक्टर्स में कुछ इस टाइप के हम प्रोडक्ट्स डिफाइन करेंगे जो दो वेक्टर्स के बीच में ही होते हैं, वेक्टर और स्केलर के बीच में नहीं। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में कभी कोई साइन शो नहीं करना, ना डॉट ना क्रॉस। सर हाँ बेटा, तो जैसे अभी तो ए वेक्टर एक वेरिएबल है, पर अगर वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में हो सर तो वो कुछ न्यूमेरिक वो पूरा नंबर नहीं लगेगा। बेटा वेक्टर का नाम तो मैं ऐसे ही दूंगा, अब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे सीखेंगे। उसके लिए हम कुछ नए यूनिट वेक्टर्स बना के सीखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। अभी तो मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर ही कह सकता हूं और ये वेरिएबल नहीं है, मैं इसे कांस्टेंट वेक्टर कह रहा हूं। एक कांस्टेंट वेक्टर है ये। यस सर। ये एक फिक्स वेक्टर है ए वेक्टर। नाम, वेक्टर का नाम तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी उसको लिखना अभी सीखना बाकी है। अभी तो हम उसको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इधर डायरेक्शन दिखा दी और इसकी लेंथ को इसके मैग्नीट्यूड से लिंक कर दिया। कोई और कंफ्यूजन किसी को अभी तक? मैंने डिफाइन किया एक वेक्टर ए वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऐसे और एल। मैं इसका डबल वेक्टर निकालना चाहता हूं। डबल वेक्टर मतलब मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। अगर ये ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर कैसा होगा, जरा इसको विजुलाइज करो। सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा। यानी कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उस स्केलर टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगी। कब? जब वो स्केलर पॉजिटिव हो, क्योंकि अभी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं कहता हूं -3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हम डिफाइन करना चाहते हैं -3a वेक्टर। -3a वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं तो ये वेक्टर लेंथ 3 टाइम्स होगी लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। यानी कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी
स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस उस वेक्टर की लेंथ उस स्केलर के मॉडुलस टाइम्स हो जाती है और डायरेक्शन वही रहती है अगर स्केलर पॉजिटिव है, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है यानी कि रिवर्स हो जाती है अगर स्केलर नेगेटिव है। यह फंडा आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, sir. यानी कि अगर मैं ए वेक्टर को के से मल्टीप्लाई करता हूं, के कोई स्केलर है, के कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं कह सकता हूं कि के टाइम्स ए वेक्टर, जो ये नया वेक्टर बना, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का के टाइम्स हो जाएगा। Yes, sir. या Yes, बेटर sir. है कि मैं यहां भी मॉडुलस लगा दूं, क्योंकि हो सकता है के नेगेटिव हो सकता है के नेगेटिव हो, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उस वेक्टर की लेंथ। अरे लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। No, sir. तो ध्यान रखेंगे किसी भी वेक्टर का, अपने पास लिख लें स्टेटमेंट कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, Sir? नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बेटा। सर अगर हम 5 न्यूटन -5 न्यूटन लिखे तो इसमें नेगेटिव नहीं है? नहीं बेटा, वो माइनस साइन एक्चुअली में किसी उसके डायरेक्शन के लिए इंडिकेट करेगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है, वो प्लस या माइनस उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ये हम स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज करेंगे जब हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार वेलोसिटी को हम पॉजिटिव में लेंगे, एक बार नेगेटिव में लेंगे, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्चुअल में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा, मैग्नीट्यूड नहीं। ठीक है सर। पहली बात तो ये ध्यान। हाँ, बोल बेटा, कुछ पूछना था किसी को? No, sir. बोलो। No, sir. किसी की आवाज आई थी सर। कोमल, कोमल आपको कुछ पूछना है? नहीं। चलो, किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का के मॉडुलस टाइम्स हो जाता है, और ये वेक्टर ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में रहता है अगर के पॉजिटिव है, और ये वेक्टर ए वेक्टर के अपोजिट हो जाता है अगर के नेगेटिव है। ये बात सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये ए वेक्टर है तो मैं माइनस ए वेक्टर कैसे डिफाइन करूं? Sir, डायरेक्ट A वेक्टर सही उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड रहेगा। सेम रहेगा। बिल्कुल, यानी कि उतना ही मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूं दिस इज माइनस ए वेक्टर। Yes, sir. तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर Yes, एंड दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर। yes, sir. भाई ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमें समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे विजुलाइज करना है, कौन सा एंगल डिफाइन किया जाता है, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बच्चे गलती करते हैं कि वो गलत एंगल ले लेते हैं। बोल बेटा। सर वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर नहीं देखेंगे अभी? वेक्टर कौन सा? सर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए वो करेंगे, पहले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीख लें, तब जाके मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आज हम एडिशन की बात करेंगे, अगर वो स्टार्ट हो पाती है। बेसिक तो लो पढ़ लेंगे, फॉर्मूला ड्राइव हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखते हैं, लेकिन पहले एडिशन सीखेंगे। पहले तो ये सीखेंगे एडिशन डिफरेंट क्यों है स्केलर से, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर जाके कहीं मल्टीप्लिकेशन आएगी। यस चलो जी, देखो भाई, अगर मुझे दो वेक्टर्स दे रखे हैं, मैंने एक वेक्टर माना ये ए वेक्टर, मतलब राइट डायरेक्शन में वेक्टर लिया जिसका नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया ये बी वेक्टर। इस तरह से रखा कि दोनों वेक्टर्स की टेल्स एक ही पॉइंट पे आ रही हैं।
इस समय ये जो एंगल मिल रहा है, दिस इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मींस मैं कह सकता हूं दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, जो इस फिगर में दिखा रखा है। लेकिन अगर फिगर मेरे पास ऐसी होती, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, और ये एंगल सपोज अल्फा का है, और मैं कहूं कि ये अल्फा सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल है, तो ये गलत है। ये इनके बीच का एंगल नहीं है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो उनको ऐसी पोजीशन रखो कि या तो उनकी दोनों की टेल्स एक ही पॉइंट पे आए या दोनों के हेड्स एक ही पॉइंट पे आए, तभी मैं उनके बीच के एंगल को डिफाइन कर सकता हूं। इस सी वेक्टर को मैं यहां रखूं या यहां रखूं, सी वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में एंगल ये थीटा है, अल्फा नहीं है। क्या ये बात क्लियर? अगर मैं कहूं कि मेरे को एक वेक्टर दे रखा है पी वेक्टर और यहां एक वेक्टर दे रखा है क्यू वेक्टर, और ये एंगल सपोज 150 डिग्री का है, तो आप बताओ मुझे एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री, 150 नहीं। इसको एक्सटेंड करके देखो, ये आएगा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। हाँ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? अपन ने सी वेक्टर एक्सटेंड किया तो उसका मैग्नीट्यूड तो अपन ने सेम रखा। बिल्कुल सर, तो अगर हम डी वेक्टर भी एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ले जा या इधर ले जा, किसी भी वेक्टर को अगर डिस्प्लेस करना है कर सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि वेक्टर को डिस्प्लेस करते समय ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। डी वेक्टर एक्सटेंड कर देंगे सर, तो डी वेक्टर और सी वेक्टर का एंगल अल्फा नहीं हो जाएगा? डी वेक्टर को एक्सटेंड कहां करूं बेटा बता? देख, सी वेक्टर तो यहां था, अब डी ऐसे था, कहां एक्सटेंड करूं? ए नीचे ले आऊं? ए ऐसे ले आया, तो अब ये डी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये अल्फा आएगा या ये वाला थीटा ही आएगा? ठीक है। आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो, आप वेक्टर को डिस्प्लेस अभी तो कर सकते हो, मैं अभी और भी बताता हूं इसके बारे में, लेकिन डिस्प्लेस करते समय आप ये ध्यान रखोगे कि ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना ही उसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर वेक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आपने अगर मैग्नीट्यूड चेंज किया, अरे आपने तो वेक्टर ही चेंज कर दिया। आपने डायरेक्शन चेंज की, अरे वेक्टर चेंज हो गया। क्योंकि वेक्टर हम किसे कह रहे हैं? जैसे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, कुछ भी चेंज करो वेक्टर ही चेंज। जैसे मैं कहूँ कि दो नंबर्स को ऐड करना है, एक नंबर है 19, एक नंबर है 7, या 7 को ऐड करने में दिक्कत आ रही है, 7 को 1 बना देता हूं फिर ऐड कर दूंगा, तो चलेगा क्या? नंबर, उसका नंबर क्या अपना मैग्नीट्यूड तो उसकी प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं कर सकते। ऐसी हर वेक्टर के लिए मेन प्रॉपर्टी क्या है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, मींस वेक्टर चेंज हो गया। आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, तो भी वेक्टर चेंज हो गया। तो वेक्टर को डिस्प्लेस करते समय आप ध्यान रखेंगे, अगर आप डिस्प्लेस कर सकते हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं करनी, वरना वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? दूसरा, हर केस में हम वेक्टर को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। अब वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं, स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं, ये आप अपने किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, थोड़ा नाम बता दूंगा वैसे समझ में आ जाएगा। एक कैटेगरी होती है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मींस अगर वेक्टर्स ऐसे हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, मैं कहूंगा इस सिचुएशन में ये वेक्टर्स जो हैं ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को टर्मिनस वेक्टर्स किसे कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स मींस जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं,
ये कोटर्मिनस हो गए, नाम से समझ में आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब ऐसे या फिर ऐसे, ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसे हम कहते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स और इसे कहते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। जो सेम डायरेक्शन में है वो लाइक पैरेलल वेक्टर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में है पैरेलल तो वो भी है लेकिन वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है। ऐसे ही आगे यूनिट वेक्टर तो हम पूरा डिफाइन करेंगे क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक और कैटेगरी बुक्स में दे रखी होती है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये नोट कर लिया? यस सर। हाँ सर। जल्दी कर लो क्योंकि ये टेम्पररी शीट है। यस सर। सबने कर लिया? यस सर। गुड। इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी आती है, मैं शीट ही इंसर्ट कर दूं बेटर है, आपके पास रह जाएगा नोट्स। हमने कर लिया यहां तक। एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर्स और एक होते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ये दो कैटेगरी और है, ज्यादा डिटेल हमसे कभी कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में। लोकलाइज्ड वेक्टर हम उन्हें कहते हैं जिनकी पोजीशंस को हम चेंज नहीं कर सकते, विच कांट बी डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल दे रहा हूं अभी। और विच कैन बी डिस्प्लेस्ड। सर ये जेई नीट लेवल में नहीं, कोई नहीं पूछेगा इनके बारे में, थोड़ा सा आइडिया से दे रहा हूं कि पता चल जाए कि हम कब तक इसका यूज करेंगे और कब इसको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कोई बताएगा नहीं इसके बारे में। भाई हो जाएगा, आपने भी शुरू हो जाएगा। अगर मैं एक ही वेक्टर, एक्चुअली सेम वेक्टर डिफरेंट सिचुएशंस में कभी लोकलाइज वेक्टर का काम करता है, कभी नॉन लोकलाइज वेक्टर का काम करता है। मान लो मैं कहता हूं आपसे ग्राउंड पर, ये ग्राउंड और यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इस 1 kg के ब्लॉक पर आपने राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। वापस 9th में पहुंच रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ याद है? यस सर। F इज इक्वल टू m इंटू ए। यस सर। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना और किस डायरेक्शन में होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में। ये राइट में इसका एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, पढ़ा है ये? यस सर। मैंने ये फोर्स लगाया यहां बीच में कहीं। अगर मैं यह फोर्स बीच में दिखाने की बजाय मैं कहता हूं यहां नहीं लगाता, मैं सबसे टॉप पे दिखा दूं 10 न्यूटन का फोर्स, क्या इस एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। मैंने यहां भी मत दिखाओ जी, सबसे नीचे दिखा दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? सर मैं कह रहा हूं पुश नहीं करता, मैं यहां से पुल करना शुरू कर देता हूं 10 न्यूटन से, क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि अगर मुझे ट्रांसलेटरी मोशन को एनालाइज करना है, अगर मुझे ट्रांसलेटरी मोशन, एक लाइन पे जो मोशन हो रहा है, अभी इतना समझ लो कि एक लाइन के अलाउंग हो रहा है, इस मोशन को एनालाइज करना है तो फोर्स एक नॉन लोकलाइज वेक्टर है, मैं उसको यहां दिखाऊं, यहां दिखाऊं, यहां दिखाऊं, यहां दिखाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो मुझे सेम ही मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये नॉन लोकलाइज्ड है, मैं इसको कहीं भी डिस्प्लेस करके दिखा सकता हूं। लेकिन अब जरा सोचो, अब एक चीज को विजुलाइज करो, ये मेरे हाथ में मान लो ये टेबल है,
और ये एक मेरे हाथ में रिमोट मैंने ऐसे रख दिया, इस पे कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से मुझे इस रिमोट के रोटेशनल मोशन को एनालाइज करना है। ध्यान से देखना, क्या ये रिमोट सबको नजर आ रहा है? मैंने इस रिमोट के सेंटर पे फोर्स लगाया, एग्जैक्टली सेंटर पे, ये आगे सरक गया। ठीक, मैंने क्या किया, सेंटर पे लगाने की बजाय वो फोर्स इस एंड पे लगा दिया। तो जैसे ही फोर्स लगाया, अरे इसने तो घूमना शुरू कर दिया साथ में। कैसे घूमना शुरू कर दिया? ऊपर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने क्या किया, वो फोर्स यहां मत लगाओ, यहां लगा दो। यहां फोर्स लगाया तो उसने क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दिया। यानी कि फोर्स की पोजीशन बता रही है कि इसका रोटेशनल मोशन क्या होगा। यस सर। मैंने फोर्स की पोजीशन चेंज की, इसका रोटेशनल मोशन चेंज होना शुरू हो गया। वही फोर्स में अलग अलग जगह लगा रहा हूं, मुझे रोटेशनल मोशन में इफेक्ट अलग नजर आ रहा है, रिजल्ट अलग नजर आ रहा है। यानी कि वही फोर्स जहां लग रहा है वहीं लगा के मैं रोटेशनल मोशन को एनालाइज कर सकता हूं। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है इस एंड पे लगा, मैंने लगा दिया इस एंड पे, तो मैंने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, मेरा आंसर तो अलग आ जाएगा। यस सर। यानी कि अगर मैं रोटेशनल मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट कर रहा हूं तो वही फोर्स वेक्टर जिसको मैं यहां पर नॉन लोकलाइज कह रहा था, अब रोटेशनल मोशन के लिए मैं उसको लोकलाइज कहना शुरू कर दूं, मैं डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्प्लेस करते ही रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? Yes, sir. यानी कि वही फोर्स वेक्टर ट्रांसलेटरी मोशन को एनालाइज करते समय तो वो नॉन लोकलाइज वेक्टर की तरह काम कर रहा है, लेकिन रोटेशनल मोशन को सॉल्व करते समय वही फोर्स वेक्टर लोकलाइज वेक्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तक रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं कर रहे, जो 5वां या 6वां चैप्टर होगा, तब तक हमारे सारे वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन लोकलाइज्ड। हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। भाई जिसकी पोजीशन फिक्स वो लोकलाइज, जिसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं दैट इज नॉन लोकलाइज। लेकिन पोजीशन चेंज करते समय ध्यान क्या रखना है? ना डायरेक्शन चेंज करनी है, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, पोजीशन चेंज कर सकते हो बस। कोई दिक्कत किसी को इसमें अभी तक? नो सर। गुड, चलो जी वापस चलते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें समझ में आ गया क्या है, ये तो हमने कर ही लिया था, ज्यादा ही पीछे चला गया, ये हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिट वेक्टर। वेक्टर की ही कैटेगरी में एक और हेडिंग यूनिट वेक्टर। जैसे हमने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, वैसे एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई बता सकता है यूनिट वेक्टर क्या होगा? whose magnitude is 1। हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। मैंने बनाया भाई एक वेक्टर इधर, P वेक्टर। मान लो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर इज 1, तो मैं कह सकता हूं P वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सर इसकी है बेटा? इसकी इंपॉर्टेंस आएगी बेटा, क्योंकि हमें ये बहुत हेल्प करेगा। अब पहले तो इसका सिंबल, अभी तो हम पहले बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, जब यूज करना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा बेटा। हाँ बोल बेटा। सर अगर हम 1 न्यूटन बोले तो वो यूनिट वेक्टर है? हाँ, एक ऐसा फोर्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन का है वो एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है सर। अब यूनिट वेक्टर के लिए भी एक सिंबल दे दिया गया। अगर जैसे हम किसी वेक्टर के सिंबल के लिए क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा रहे हैं। किसी सिंबल के ऊपर एरो की बजाय ऐसे कैप लगा हुआ है, समझ लो कंफर्म वो एक यूनिट वेक्टर है। इसमें अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, अरे इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट ही है। क्या ये बात क्लियर?
यस सर। Yes, sir. जिसके ऊपर भी कैप लगा हो कंफर्म उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन जिसके ऊपर कैप की बजाय एरो हो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकता है, हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो। हम एक सिंबल दे रहे हैं यूनिट वेक्टर को कि कैप लगा होगा तो कंफर्म है कि वो यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर एरो है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है 1 हो सकता है 1 ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का आपको ध्यान रखना है जिसकी आगे जरूरत हमें पड़ेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबने सुना हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आउटवर्ड जेड एक्सिस होती है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यस Yes, sir. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 का है तो उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप से और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में के कैप से। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। I cap, J cap, K cap are the 3 standard unit vectors along positive X, positive Y and positive Z direction respectively. Standard है, मीन्स जब भी आपको कहीं नजर आ जाए I cap समझ लो कि वो पॉजिटिव X डायरेक्शन में है, J cap पॉजिटिव Y डायरेक्शन में, K cap पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर? आपने वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन सीख लिया कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, यूनिट वेक्टर का भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया, आई कैप जे कैप सीख लिए। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मैं एक नया वेक्टर डिफाइन करता हूं, कोई नाम देता हूं एम वेक्टर, यस सर। या मैं एक फोर्स वेक्टर ही डिफाइन कर देता हूं, छोड़ो एम वेक्टर को छोड़ो, हम लिखते हैं फोर्स वेक्टर। और मैंने उसको लिखा कि ये 3i कैप न्यूटन, मैंने ऐसे डिफाइन किया, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? 3 न्यूटन्स का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ इसका मैग्नीट्यूड 3 है। बिल्कुल, ये एक ऐसा फोर्स वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और ये कहां लग रहा है? X डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? क्योंकि मैं सिंपल आई कैप अगर कहता हूं, अगर मैं कहता हूं आई कैप न्यूटन यानी कि यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और मुझे पता है कि किसी वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। यानी कि पहले तो मैग्नीट्यूड था 1, 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब मैग्नीट्यूड 3 हो गया। यस सर। यानी कि ये वेक्टर ऐसा हो गया जिसका मैग्नीट्यूड हो गया है 3 न्यूटन। डायरेक्शन, अरे आई कैप बता रहा है, आई कैप की जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन तो वही रही जो आई कैप की थी। भाई आई कैप अगर इस तरफ है तो 3 आई कैप भी इधर ही होगा क्योंकि मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यस सर। Yes, sir. मान लो मैं कोई नया वेक्टर कहता हूं F2 वेक्टर -5 जे कैप न्यूटन, इसके बारे में क्या कह सकते हो? माइनस The magnitude -5n है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड आपने जैसे ही बोला -5 गलत हो गया। मैंने स्पेशली आपको लिखवाया है मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो -5 कैसे हो जाएगा? डाउनवर्ड सर, मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन हाँ, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस। दिस फोर्स वेक्टर इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। अब सिंपल लॉजिक समझो ना बेटा, आई कैप ये है, किसी वेक्टर को अगर -5, ये तो वहां तो जे कैप लिया ना मैंने, जे कैप ले लो, ये है जे कैप मैग्नीट्यूड 1 का, मेरे को -5 जे कैप बनाना है
तो मैं कैसे बनाऊं? अपोजिट डायरेक्शन में 5 अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 5 का 5 मैग्नीट्यूड तो मैं 5 ही कहूंगा, डायरेक्शन उल्टी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई किया। तो -5 जे कैप क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव y में है तो ये नेगेटिव y में होगा। यस सर। यस क्या ये बात क्लियर? सर इसमें -5 जे कैप लिखना जरूरी है? सिंपल -5 नहीं लिख सकते बराबर में? तो जे कैप दिखाई दिया। कहां दिखा दिया? सर ये छोटा सा जो है, ये वाला? नहीं सर ये इसके साइड में जो छोटा सा एरो है नीचे। अरे वो तो अलग है। नहीं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये ना लिखूं, तो इसका क्या मतलब है? ये तो वेक्टर ही नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। -5 सर न्यूटन लगा देंगे उसके सामने। न्यूटन लगा दे तो यूनिट बता देगा, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएगा? मैंने एक तरह तो लिखा आपको जे कैप, समझ में आ गया कैसा है। मैंने लिख दिया -5, जे कैप नहीं लिखा। अब क्या करूं? सर तो अगर वो एरो के साथ है तो उसकी डायरेक्शन तो पता चल रही है ना? अच्छा, इस एरो की वजह से? यस सर। हाँ, अगर मैं एरो दिखा रहा हूं तो फिर मुझे माइनस लगाने की भी जरूरत नहीं, मुझे तो साथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है बस। मैं तो वेक्टर लिख भी रहा हूं, उसको ड्रॉ भी कर रहा हूं। मैं पूरा -5 जे कैप लिख भी रहा हूं, उसको ड्रॉ भी कर रहा हूं। दो अलग अलग काम कर रहा हूं। मुझे एट ए टाइम एक ही काम की जरूरत है, दोनों नहीं करने मुझे। या तो मैं ऐसा लिखूं, दोबारा देख लो भाई। मान लो मैं एक्सेस भी डिफाइन कर देता हूं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे है। तो मैंने बनाया ऊपर की तरफ और लिख दिया 1 न्यूटन, ठीक। एक बनाया नीचे की तरफ और लिख दिया 5 न्यूटन। या तो मैं ये डायग्राम बना के बता दूं तुम्हें, या मैं कहूं आई कैप न्यूटन और सिंपल लिख दूं, सॉरी आई कैप नहीं, जे कैप न्यूटन और लिख दूं -5 जे कैप न्यूटन। तो ये लिखने के बाद क्या मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है? अरे इसे पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एक ऐसा फोर्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 का और पॉजिटिव y में है। ये एक ऐसा फोर्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का और डायरेक्शन नेगेटिव y के अलोंग है। तो मुझे इन फिगर की क्या जरूरत पड़ेगी अब? दोनों काम क्यों करूं? मेरा एक से ही काम चल रहा है। क्या ये क्लियर? यस सर। सर हाँ जी बोलो बेटा। क्वेश्चन था। क्या बेटा? एक क्वेश्चन था। बोल बोल। सर जैसे ये हमें पता है सर जे कैप है सर, अगर हम सर नॉर्मली लें सर, अगर हम जैसे एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करते हैं सर, अगर उसका पोजीशनिंग चेंज कर दें सर तो उसका वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा, जे कैप की जगह फिर दूसरा यूज करेंगे। बेटा वो तो क्वेश्चन में डिफाइंड होगा ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां है, तो डिफाइंड होगा। और अगर आपको एज्यूम करना है तो वेक्टर भी आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और आउटवर्ड जेड एक्सिस। अगर दे दिया इधर एक्स इधर वाई आउटवर्ड जेड, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे फिर। ओके सर। या फिर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आपकी चॉइस है, तो आप जैसे मर्जी मान के डिफाइन कर दो। सर क्योंकि एक्स वाई के लिए सर आई कैप जे कैप तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, उस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम इन वेक्टर्स की डायरेक्शन बताएंगे फिर। ओके सर। चलो जी, यूनिट वेक्टर सबको क्लियर? यस सर। और यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी हमें आइडिया मिल गया है। अच्छा ये बताओ अब एक छोटी सी चीज, देखिए पीछे स्पेस है तो यहीं कर लेते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक है -5 टाइम्स ए वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होगी? -5 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगी? तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स सर। 5 टाइम्स या -5 टाइम्स? 5 टाइम्स क्योंकि माइनस डायरेक्शन तो 5 टाइम्स। बढ़िया। और अगर मैं लिखता 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में रिलेशन, 5 टाइम्स। वो भी 5 टाइम्स ही होगी। क्लियर है ये चीज? यस सर।
क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे लेंथ नेगेटिव में कैसे बता दूं? -2 मीटर की लेंथ, ये कौन सी लेंथ होती है? ठीक है, यस सर। चलो जी। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो हम पहले बाद में सीखेंगे। पहले ये सीखेंगे कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन से डिफरेंट क्यों है। इसको विजुलाइज करते हैं पहले हम। देखो भाई, अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 10 और 8, इनका सम कितना होगा? सबको पता होगा, 18। बचपन से करते आ रहे हैं। तो 10 और 8 का सम तो 18 ही होगा। ये तो दो नंबर्स थे, मैंने ऐड किया, आंसर मिल गया। लेकिन एक सिचुएशन बना के चलें। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है। इस चीज को विजुलाइज करना, अपने पास फिजिक्स को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अपने आसपास उसको सोच सकते हो आप। ये ब्लॉक है, ब्लॉक में मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का राइट डायरेक्शन में। मैं लगा रहा हूं ऐसे फोर्स। कोई और पर्सन मेरे साथ ही खड़ा हुआ, वो लगा रहा है 8 न्यूटन का फोर्स उसी डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लगा? 18 न्यूटन, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये आ रहा है। जैसे इन दो नंबर्स का रिजल्टेंट ये आया था, वैसे ही इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये आ रहा है। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज की, वही ब्लॉक फिर से लिया, वही 10 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा था। मेरे साथ जो पर्सन खड़ा हुआ था, फोर्स लगा रहा था, वो उस साइड चला गया। क्या मैं उधर से लगा देता हूं, यहाँ जगह कम है। उसने उधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया, जो पहले इधर से लगा रहा था। अब इस ब्लॉक में नेट फोर्स कितना लग रहा है? राइट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का। यस यस। भाई ये हैंग हो गई, ये मूव करने से मना कर रही है। 1 मिनट रुक जाओ। 2 न्यूटन, जरा फिर से रन करके देख ले क्यों अटक गई। मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई। 1 मिनट आया। हाँ जी सुने, इसी से काम चलाते हैं। ये हमें मिल गया था इतना, और वहां पर हमें मिल गया 2 न्यूटन। जरा ध्यान से समझो इस चीज को। पहले केस में जो मैंने दो फोर्सेस लिए, उनके मैग्नीट्यूड्स थे 10 न्यूटन 8 न्यूटन। इस केस में जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिए, वो भी 10 न्यूटन और 8 न्यूटन। लेकिन यहां रिजल्टेंट आया 18 और यहां रिजल्टेंट आया 2। लेकिन यहां पे अगर मैं 10 + 8 करूं या 8 + 10 करूं, उसमें रिमोट में खत्म हो गई। 10 + 8 करूं या 8 + 10 करूं, आंसर तो 18 ही आएगा। वेक्टर्स में क्या हो रहा है? वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहले केस में भी 10 और 8 था मैग्नीट्यूड, दूसरे केस में भी 10 और 8 था। इन दोनों का रिजल्टेंट 2 आया, इन दोनों का रिजल्टेंट 18 आया। मींस दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। यस सर। यस सर। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक एडिशन से तो डिफरेंट है। यस सर। जैसे हम अलजेब्रा में ऐड करते थे, वो काम तुम वेक्टर में नहीं कर सकते। कुछ तो फर्क है कि यहां पे जो दोनों केसेस में फोर्सेस लिए, सेम मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्ट अलग आ रहा है। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक लॉज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसे हटा दूं? यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं लॉज जो हमें बताएंगे दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। पहले हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद हम चलेंगे उनके एनालिटिकल फॉर्मूलेस पर। पहले तो बेसिक समझेंगे कि फॉर्मूला बना किस तरह से, फिर उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हमने लिया ये ए वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, इन दो वेक्टर्स को हमें अभी पहले ग्राफिकली ही ऐड करना है, डायग्राम बना के ही ऐड करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन वेक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करो कि एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर आ जाए। ट्रायंगल लॉ का जो पहला स्टेप है वो कहता है कि इन वेक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करो कि एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर आ जाए। तो मैंने क्या किया, पहले वेक्टर ए उठाया, यहां रख दिया, थोड़ा स्पेस था यहां ले आया, लेकिन डिस्प्लेस करते समय क्या ध्यान रखा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, अदरवाइज तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। फिर मैंने बी वेक्टर को उठाया और उसको लाके रख दिया ऐसे। कैसे रखा भाई? बी वेक्टर की टेल ए वेक्टर के हेड पर आ गई। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने पहला स्टेप जो उसने कहा वो कर दिया। ट्रायंगल लॉ ने कहा कि भाई वेक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करो कि एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे आ जाए, कर दी। अब वो क्या कहता है कि इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट पहले वेक्टर जो इसकी टेल ओपन है, इस टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। मींस ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो ये रेड कलर का मिल रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जिसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको एक नाम भी दे दिया है आर वेक्टर। आर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझ में आ रहा है? सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? है बेटा? सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? बिल्कुल निकालेंगे। अब ये देखो, हम तो यहां कर रहे हैं ग्राफिकली। मान लो मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, एक है 8 न्यूटन का, उनके बीच का एंगल दे रखा था मुझे, मैंने ड्रॉ किया, बनाया, अब मैं स्केल लेके बैठा हूं नापने के लिए, रिजल्टेंट कितना। अरे पागल हो जाएंगे ऐसे करते करते, तो हर बार ऐसे करने लगे। अभी तो हम ये बेसिक लॉ सीख रहे हैं, अब इन्हीं लॉ से फिर हम फॉर्मूले बनाएंगे, फिर अपनी कैलकुलेशन के लिए हम वो फॉर्मूले यूज करेंगे, ये बार बार नापते नहीं फिरेंगे हम। क्या ये बात क्लियर? हम इसके फॉर्मूले बनाएंगे। भाई आर कैसे निकालूं, उसके लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये बार बार ड्रॉ करके इसकी लेंथ मेजर करके रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ऐसा काम हमें नहीं करना। नोएडा में कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो रही है बेटा क्या? ये ट्यूबलाइट बंद हो गई है? सर वो बीच में लाइट बंद हो गई थी सर, कुछ जनरेटर का प्रॉब्लम होता है। चलो ये क्लियर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पे आ जाओ, हेडिंग लिख लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक और लॉ है, वो था ट्रायंगल लॉ, ये है पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ क्यों कहा था उसे? क्योंकि उसमें ट्रायंगल बन रहा था। इसे पैरेललोग्राम लॉ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। वही दो वेक्टर्स मैंने ले लिए जिनको ऐड करना है, जिनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है कि उनके मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है, सब बता रखा है। मुझे उनको ऐड करना है। मैं जिनको ऐड करना है उनके बारे में पता तो होना चाहिए, मैं किनको ऐड करूं, वो दे रखा है मुझे। पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर पैरेललोग्राम लॉ से इन वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसका पहला स्टेप है कि इन वेक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करो कि इन दोनों की टेल्स एक ही पॉइंट पे आ जाए। मींस ये को इनिशियल वेक्टर्स बन जाएं। बना देते हैं भाई। हमने ए वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बी को डिस्प्लेस किया इस तरह से कि दोनों की टेल्स एक ही पॉइंट पे आ गई। बना दिए एक ही पॉइंट पे। फिर कहता है कि इन दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स एज्यूम करते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। लॉजिक कर लेते हैं। ए के पैरेलल यहां डाल दी, बी के पैरेलल यहां डाल दी, बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बता दो है बेटा। सेकंड लॉ, वो सेकंड स्टेटमेंट फिर से बता दो। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इन दो साइड्स को
किसी पैरेललोग्राम की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो पैरेललोग्राम कैसे भाई, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स पता है आपको, ये ए, ये बी और ए सी, ये दो साइड पता है, पैरेललोग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे? ऐसे बना सकता हूं मैं? यस सर। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? No, sir. अब वो कहता है कि इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, पैरेललोग्राम के तो दो डायगोनल होते हैं, एक इधर और एक इधर। वो कहता है कि इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दो वेक्टर्स की कॉमन टेल से स्टार्ट हो रहा है, ये इन दोनों की कॉमन टेल, ए की टेल भी यहां पर, बी की टेल भी यहां पर, तो कॉमन टेल से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल है दैट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको हमने नाम दिया है आर वेक्टर। नया काम नहीं है। हाँ बेटा बोल। घूम फिर आके पुराने मेथड जैसे ही, बस ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। वही है। अरे बी वेक्टर को मैं यहां दिखा देता तो ट्रायंगल बन जाता, क्यों बेकार में दे दिया? ठीक है दे दिया, कहीं पर हेल्प मिलती है, समझने में हेल्प मिलती है। सर हाँ बेटा। ये कहाँ हेल्प करता है बेसिकली? क्या चीज? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन में ये बनाना ज्यादा बेटर है ट्रायंगल मेथड से? देखो हम जनरली जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे ना उसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, इनसे जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कई जगह विजुलाइज करने के लिए ये दोनों लॉज अपनी अपनी हेल्प करते हैं, वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ओके सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जा रहा है दो वेक्टर्स का, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। कि दो Yes, sir. वेक्टर्स अगर मुझे दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ग्राफिकली कैसे काम करना है वो तो मुझे समझ में आ गया भाई। या तो मैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कर लूंगा या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग करूंगा, रिजल्ट तो सेम ही आना है भाई। बी को यहां की जगह यहां दिखा दो तो ट्रायंगल लॉ वाला पार्ट बन गया, मैंने ऐसे दिखा दिया तो पैरेललोग्राम लॉ कह दिया, रिजल्ट तो वही मिलेगा और रिजल्ट आना भी वही चाहिए। मेथड चेंज करने पर एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो ये तो हमने बेसिक समझ लिया भाई, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है ग्राफिकली। लेकिन ग्राफिकली हम हर बार तो नहीं कर सकते। मुझे कहीं जी एक वेक्टर दे रखा है राइट डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर उससे 60 डिग्री के एंगल पे है 5 मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट बताओ। हम लगे हुए डायग्राम बनाने में, पहले 10 सेंटीमीटर बनाया, फिर 5 सेंटीमीटर 60 डिग्री पे बनाया, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, फिर उसका डायगोनल ड्रॉ किया और लगे हैं उसको मेजर करने में और एंगल भी मेजर करने में कि रिजल्टेंट वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है और कितने एंगल पर है, ये भी निकाल रहे हैं। अरे बहुत टाइम लग जाएगा और गलती होने के चांस भी हैं। एकदम एग्जैक्ट हम ड्रॉ कर पाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसी लॉ को यूज करते हुए एक एनालिटिकल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया और हमने उस फॉर्मूले का यूज करना शुरू कर दिया। हाँ बेटा बोल, कुछ पूछना है नोएडा से? यस सर। बोल बेटा। जो बी वेक्टर और ए वेक्टर से जब यहाँ पे कॉमनली कनेक्ट होकर जब वो एंगल बना रहे हैं, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर उसका एंगल बाइसेक्टर है? नहीं, हमेशा नहीं होगा, ये सीखेंगे बेटा अभी हम। ये वाला पार्ट जो है थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यस सर। और ये वाला एंगल अगर मैं कहता हूं अल्फा, तो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द एंगल वेक्टर ए एन एंगल अल्फा। लेकिन ये अल्फा थीटा बाय 2 के बराबर होगा ये जरूरी नहीं है। ओके सर। पैरेललोग्राम को सोचना, ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम का डायगोनल है। क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है हमेशा? नो सर, नो सर। किस पैरेललोग्राम का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है? Rhombus. रोम्बस। अगर ये रोम्बस होता तो करता, और रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यस सर। Yes, यानी कि sir. अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ बराबर होती तो एग्जैक्टली ये एंगल बाइसेक्टर पे जाता। आप इस चीज को विजुलाइज करो, बहुत आसान हो जाएगा समझना। सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, फोर्स की टर्म्स में समझना आसान है क्योंकि फोर्स हम जनरली देखते हैं लगाते हुए, भाई फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे मूव करेगा। ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक फोर्स मैंने यहां से लगाया, यस सर। एक फोर्स किसी और ने यहां से लगाया,
यानी कि दो लोगों ने फोर्स लगाया सपोज सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये एग्जैक्टली इधर जाएगा। आप ऐसा सोचो कि एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये जाएगा इधर। यस सर। लेकिन इधर से तो लगाया सपोज किसी बहुत बड़े आदमी ने, यस मान लो सर। आपने लगा दिया, अब मैं कहता हूं चलो ऐसे ले लेते हैं, आपने लगाया फोर्स ऐसे, तो इसे इधर जाना चाहिए था, लेकिन साइड में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, उसने उसी ब्लॉक पे थोड़ा सा इधर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो ये इधर जाने की बजाय थोड़ा सा इधर डेविएट हो जाएगा, यस सर। या ऐसा है कि थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। भाई कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका मोशन आएगा। यस सर। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो, ये जरूरी नहीं है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कितने हैं, जो हम सीखेंगे आगे, विजुलाइज भी करेंगे कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होते हैं। ठीक है? यस सर। ये कोई बच्चा है, क्या नाम है इसका? रीना यादव। रीना क्या सुन रहे हो मेरे को? रीना यादव क्या सुन पा रहे हो मुझे? द क्लास ऑन करके कहीं चले गए और उनकी जगह पे उनका छोटा भाई बहन छोटा सा बच्चा है, वो अटेंड कर रहा है क्लास। बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए बेटा, फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अब एक फॉर्मूला बना रहे हैं जो हम बहुत टाइम तक एंड तक यूज करेंगे। हाँ जी, हमने लिया ए वेक्टर और मान लिया इसका मैग्नीट्यूड है ए। जानबूझ के ऐसा माना जिसे याद रहे। देखो इस ए के ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक्चुअल में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने क्या लिया कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ तो मानना था, मैं पी लेता क्यू लेता, फिर याद रखता मैं, अरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिया था, पी लिया था या क्यू लिया था या आर लिया था। बेटर है कि मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही मान लिया, कंफ्यूजन ही खत्म। जब ए लिखा हुआ आएगा मैं समझ जाऊंगा कि वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या ये थ्योरी समझ में आ रही है? दूसरा वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को भी मैंने मान लिया बी। जहां सिंपल बी लिखा हुआ आ जाएगा मुझे समझ में आ जाएगा कि वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ले लिया थीटा, साथ में बना दिया पूरा पैरेललोग्राम, और ये रिजल्टेंट और ये आर वेक्टर। अच्छा ये आर वेक्टर तो है, इसका भी तो कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसकी लेंथ। इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली आर से। मेरे को क्या क्या गिवन होगा, मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे रखा होगा, और मुझे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ये भी दे रखा होगा, तभी तो मैं उनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। यस सर। भाई दोनों वेक्टर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी तभी तो उनको ऐड करूंगा। पूरी इंफॉर्मेशन में मेनली मुझे क्या चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड मिल जाए, उनके बीच का एंगल मिल जाए, तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाकर रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। यस सर। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन का भी आइडिया है, उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मींस मुझे ये लेंथ निकालनी है कितनी है। तो उसके लिए हमने की एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, इस लाइन को एक्सटेंड किया, ए वेक्टर वाली लाइन को, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां पे ये एंगल थीटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यस सर। नेमिंग कर दी कुछ वर्टिसेस को, यहां तक क्लियर? अब थोड़ा सा काम मैथ्स का, क्या कहता है मैथ्स, देखो भाई, सॉरी, अगर मैं लेके चुने हूं ट्रायंगल QNM, ट्रायंगल QNM जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, Yes, sir. इसमें जरा डिफाइन करो साइन थीटा।
साइन थीटा कितना होगा? NM by QN. एन एम बाय क्यू एन। जरा क्यू एन को देखें, पी से ये जो वेक्टर है पी एल, इसकी लेंथ बी की होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बी का है। Yes, अगर sir. ये बी है तो ये वाली लेंथ भी तो बी की होनी चाहिए। अरे पैरेललोग्राम है, Yes, sir. पैरेललोग्राम Yes, में sir. तो अपोजिट साइड्स की लेंथ तो सेम होती है, Yes, यानी sir. कि Q से N तक की जो लेंथ है वो तो B है, तो मैं इसको लिख सकता हूं NM अपॉन B, Yes, sir. यानी कि NM की वैल्यू कितनी आ गई? B साइन थीटा। देखो ठीक लिखा है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ, अरे ये मुझे मिल रही है B साइन थीटा, ये वाली लेंथ आ गई B साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं इसमें कॉस थीटा निकालूं तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि QM अपॉन B। Yes, sir. तो QM की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? B cos theta. B cos थीटा। ये चीजें कैसे निकाली समझ में आ रहा है? सिंपल Yes, ट्रिक। sir. अब मुझे चाहिए ये लेंथ, ये लेंथ मैंने मानी है R की, जो मुझे निकालना है। ट्राइंगल PNM, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा इसमें फटाफट। PN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। और डाटा पुट करते हैं AB R थीटा जैसी भी पता है हमें उसके फॉर्म में। PN का मतलब R, PM मतलब A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर, MN B साइन थीटा का स्क्वायर। देख लो ये स्टेप समझ में आ रहा है? Yes, sir. होल स्क्वायर ओपन करते हैं भाई। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। इसमें भी AB के बीच में हम कोई साइन नहीं लगाएंगे? किसमें साइन नहीं लगाएंगे? AB से 2AB लिखा है इसमें सर, की लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, तो सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनटू लगा, डॉट लगा, तेरी मर्जी, लगा सकता है। सर वो सिर्फ वेक्टर्स के लिए है। वेक्टर और स्केलर के बीच में अगर उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो कोई साइन नहीं लगाना। ओके सर। देख, हम इस R वेक्टर को तो लिखेंगे, ये R वेक्टर जो है ये इक्वल होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दो वेक्टर्स के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन भी आएगा, लेकिन एक वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई साइन नहीं होगा। ओके सर। यस सर। अब इस पार्ट में देख बेटा, इस स्टेप में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से मैं B स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। सिर्फ इन दोनों में से मैंने B स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? Sin square theta plus cos Square plus sin square theta. और वो होता है 1। Yes, sir. Yes, तो ये sir. R स्क्वायर क्या बन जाएगा भैया? ध्यान से देखो, R स्क्वायर की वैल्यू आएगी ये वाला A स्क्वायर, ये और ये मिलकर बन गए B स्क्वायर, प्लस ये टर्म बची 2AB cos थीटा, यानी कि R की वैल्यू आ गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का अंडर रूट। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। देख, मुझे A भी पता था, मुझे B भी पता था, मुझे थीटा भी गिवन है, तो
तो जो गिवन है उसे पुट करके मैं आर निकाल सकता हूं। और आर क्या मिलेगा? अरे इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यस सर। सर यानी कि अगर मुझे दो वेक्टर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है तो मैं उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकता हूं। यस सर। क्या ये बात क्लियर यस सर। यस Yes, सर sir. है बेटा? किसी को कुछ पूछना है? आगरा नहीं। सौरभ कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 10 न्यूटन का, फिर 8 न्यूटन का लगाया, रिजल्टेंट हमारा एक केस में आया था 18 न्यूटन का। दो फोर्स वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट एक फोर्स वेक्टर ही आएगा। यस सर। यानी कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पे रिजल्टेंट भी तो एक वेक्टर ही आता है, और वेक्टर आता है तो मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं उनके रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड। अरे सिर्फ मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट थोड़ा दे रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर इतने मैग्नीट्यूड का है और इस डायरेक्शन में है। मींस मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तभी तो मेरा आंसर कंप्लीट होगा। यस सर। यानी कि अभी मुझे इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बता दो। टाइम है, मेरे को 5-10 मिनट लगेंगे बेटा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं? सर बता दो। जो No, sir. क्लासेस में बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर चल, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा नहीं भाई, वो भी तो वेक्टर है। डायरेक्शन कहाँ है बताओ? अब इसके डायरेक्शन के लिए हम ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी एक का रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। किस तरह से रेफरेंस लेते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल। नोएडा सेक्टर, बेटा बात मत करो, बातें बंद करो, सुन लो। अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछूं, या मैं आपको चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का बताना है, किस तरह से बताएंगे हम। मान लो आपने मेरे से पूछा मेरा एक दोस्त है, कोई भी एक नाम ले लेता हूं, मेरा एक दोस्त है अतुल। मैं आपको अपने दोस्त के घर का पोजीशन, लोकेशन बताना चाह रहा हूं। मैंने बताया कि मेरा दोस्त जो है वो, मैं दोस्त क्यों लेता हूं, मैं अपना ही घर बता देता हूं, कुछ ऐसा। एक एग्जांपल सोचने दो, तो मैं किस्सा समझाऊं कि रेफरेंस क्यों ले रहे हैं। सर ड्रॉ करके बता दो सर। सुनो, नहीं ड्रॉ करके तो बता ही दूंगा, लेकिन रेफरेंस क्यों ले रहे हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए। अब ये सोचो कि आपने पूछा सर आपका घर कहाँ है, मैंने कहा कि मेरा घर जो है, कोई मेरा दोस्त है अतुल, उसके घर से 3 घर छोड़कर है। क्या आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा घर कहाँ है? यस सर। नो सर नो सर कल मेरे घर पहुंचना, पार्टी दूंगा जिनको समझ में आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने मेरे से पूछा सर आपका घर कहाँ है, मैंने कहा मेरा दोस्त है एक अतुल, उसके घर से 3 घर छोड़कर लेफ्ट साइड में मेरा घर है। कि 3 घर राइट में, मैंने लेफ्ट में भी कह दिया, 3 घर लेफ्ट में, लेकिन क्या आपको मेरे दोस्त अतुल का घर पता है? नो सर। तो आप मेरा घर कैसे sir. ढूंढोगे? अब मैंने अपना जवाब चेंज, आपने मेरे से फिर पूछा सर आपका घर कहाँ है, अब मैंने बताया। आप में से कोई एक बच्चा बताए, नोएडा सेक्टर बेटा कोई एक बच्चा नाम बताए अपना, है? वंश, ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर ले बेटा। सौरभ माइक ऑफ कर दिया करो बेटा। हाँ, वंश ने मेरे से पूछा कि सर आपका घर कहाँ है। वंश अपने एक दोस्त का नाम बताओ। हैं? क्लियर नहीं हो रहा। तो संकल्प कह रहा है, संकल्प, अच्छा। वंश ने मेरे से पूछा सर आपका घर कहाँ है, मैंने कहा वंश जो आपका दोस्त संकल्प है उसके घर से 5 घर लेफ्ट साइड में मेरा घर है।
और आपको अपने दोस्त का घर पता है? हाँ या ना? संकल्प का घर पता है और मैंने संकल्प के घर के रेफरेंस में अपना घर बता दिया, तो आप मेरा घर ढूंढ लोगे? Yes, sir. यानी कि आपको मैंने अपना घर डायरेक्ट ना बताकर ये बताया कि आपके दोस्त जिसे आप जानते थे, जो लोकेशन आपको पता थी, उसके रेफरेंस में मेरा घर कहाँ है बता दिया, तो आपको मेरे घर का आइडिया मिल गया। Yes, ऐसे sir. ही इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। अगर आप कह दो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ इस पर्टिकुलर एंगल पर है, अगर वो एंगल बता दो तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मुझे पता है वो कैसे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ 20 डिग्री पे है, मैं समझ जाऊंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कहां है। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम ए और बी में से किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं। मान लो मैंने ए को रेफरेंस लिया और ये एंगल कहा अल्फा। अगर ये अल्फा एंगल मैं किसी तरह से निकाल लूं तो मैं बता सकता हूं कि ए रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अब ये एंगल निकालने के लिए इसी ट्रायंगल में देखो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं 10 अल्फा लिखूं तो क्या आएगा भाई? 10 अल्फा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा एंड बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है, ए बी थीटा सब कुछ पता है। जब मैं ए बी थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे 10 अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और 10 अल्फा मिल गया तो अल्फा मिल जाएगा। और अगर अल्फा मिल गया तो मुझे ए वेक्टर के डायरेक्शन का आइडिया मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूलेज, इससे आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे उनका रिजल्टेंट क्या आएगा वो मिल जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या आएगी वो बता सकते हो। क्या ये क्लियर हुआ? के लिए एक स्टेटमेंट लिखवा दो, कैसे डिफाइन बेटा? करेंगे? डायरेक्शन के लिए एक स्टेटमेंट लिखवा दो, कैसे डिफाइन करेंगे? मैं सिंपली कहूंगा द रिजल्टेंट वेक्टर इज एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर वेयर अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसको यूज कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूले लिख देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास तक, कल ही क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास तक ये सारा चीजें अच्छी तरह से रिवाइज करके आना और ये दो फॉर्मूलेज याद करके आना। ठीक है बेटा? सैटरडे कल है? फ्राइडे है, सैटरडे को होती है। कल क्लास है। कल मेरी क्लास शायद कल ही है। ऐसा है आपकी क्लास? हाँ। तो कल कंटिन्यू करेंगे इसको। बेटा बोलो, बेटा कुछ कहना है? हाँ बोलो। सर आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कब दोगे सर? पहले कुछ पढ़ ले। मैथमेटिकल टूल्स में से आप वो वाला पोर्शन कर सकते हो जिसमें ट्रिगो आ रही है। ओके सर। नहीं सर, मैथमेटिकल टूल है बेटा। सर आप कि सर लेक्चर के बाद सर थोड़ा मॉड्यूल से क्वेश्चन तो सर तो ज्यादा बेटर पड़ेगा ना? नहीं, आपके पास डीपीबी आएगा आज, डीपीबी 1 वेक्टर्स का, वो कंप्लीट करोगे। ये सर वो तो कर लेंगे पर मॉड्यूल भी तो करना है ना। अभी इतना नहीं पढ़ाया कि आप मॉड्यूल से कुछ कर पाओ। मॉड्यूल के लिए थोड़ा सा और पढ़ना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, अभी कुछ और चीजें करनी बाकी है। सर आप करा सर, मतलब हम कर लेंगे अभी डीपीपी से कर लेंगे, लेकिन सर थोड़ा और हो जाए तो मतलब आप क्वेश्चन मार्क करवा दो कि ये क्वेश्चन। अरे मैं वही बता रहा हूँ अभी वेक्टर टॉपिक में हमने इतना नहीं किया कि हम मॉड्यूल के क्वेश्चन को सोच पाए, कर पाए। उसके लिए कुछ और पढ़ना जरूरी है। सर नहीं सर आगे बता देना मतलब। हाँ बिल्कुल बता दूंगा बेटा। परफेक्ट, थैंक यू सर। ठीक बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।